तो जो सीट हाइट है वो आपकी 780 mm है, मेरी हाइट आपकी 6.2 है। तो आप देख लो मेरे साथ ये बाइक कैसी दिख रही है। इससे आप राइडिंग मोड में जा सकते हो। तो ये देखो राइडिंग मोड है और ये इको है और ये परफॉर्मेंस है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड। और फाइनली हमारे सामने खड़ी है रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला 450। तो भाई आप देख लो, काफ़ी ज़्यादा सेक्सी दिखने वाली है बाइक। और ये जो है मेरे पास इसका टॉप एंड वेरिएंट खड़ा हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा है डुअल कलर में है। तो रॉयल एनफील्ड जो है अभी तक जो ज़्यादातर बाइक्स उसने लॉन्च किए उसी तरह से लॉन्च किए कि सिंगल कलर वाली का प्राइस थोड़ा सा कम होता है और बाकी जो आपका डुअल कलर वाली होता है उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ले चलते हैं बाइक की तरफ। तो सबसे पहले मैं प्राइस के बारे में बता देता हूँ कि भाई जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आपका अप्रॉक्सीमेट 2,45,000 रुपये के आसपास है। ऑन रोड आते आते ये बाइक आपको, अगर आप बेस वेरिएंट में जाओगे तो 2,97,000 के आसपास पड़ेगी। और अगर आप टॉप वेरिएंट में जाओगे तो आपकी 3,10,000 3,15,000 ऐसे पड़ेगी। एग्जैक्ट जो प्राइस है वो आपका मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। अब ले चलते हैं सबसे पहले इसके इंजन की तरफ, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। तो भाई देख लो, यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा इंजन लगा हुआ है। यहाँ पे आपका रॉयल एनफील्ड की बैचिंग दे रखी है और ये आपका रॉयल एनफील्ड का पहला ऐसा इंजन है जो आपका लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। इससे पहले ये सेम इंजन आपका रॉयल एनफील्ड की हिमालयन में यूज़ हो रहा था। उसी इंजन को इन्होंने इस नई बाइक के में डाल के एक नई बाइक बना दी है। तो यहाँ पे जो इंजन है आपका 450 सीसी का है, 40 PS की पावर देता है और साथ ही 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो पावर और जो टॉर्क का फिगर है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है। तो काफ़ी अच्छा पंच मिलने वाला है, चाहे आप लोअर RPM पे चलाओ बाइक, चाहे आप हायर RPM पे चलाओ। इवन गियर शिफ्टिंग भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। 6 स्पीड गियर ट्रांसमिशन के साथ में आता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये आपका लिक्विड कूल का जो पूरा सिस्टम है वो लगा हुआ है। सिंगल सिलेंडर इंजन है, तो यहाँ पे आपका सिंगल एग्जॉस्ट जा रहा है और DOSC टेक्नोलॉजी के साथ में आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा इंजन होने वाला है। इसके अलावा जो पेंट स्कीम है बाइक की उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा ध्यान रखा गया है। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आपके स्टिकरिंग लगा हुआ है गोरिल्ला 450 का और ये डुअल कलर में आपका, यहाँ पे गोल्डन कलर है, यहाँ पे रेड कलर है और यहाँ पे ब्लैक कलर का रॉयल एनफील्ड का लोगो लगा हुआ है। अब आपको ले चलते हैं फ्रंट की तरफ। तो फ्रंट में अगर मैं ले चलूँगा तो सबसे पहले फ्रंट के टायर की तरफ ले चलते हैं। तो भाई सबसे पहले जो आपको चीज़ दिखेगी वो दिखेगी इसका ये काफ़ी ज़्यादा वाइड से दिखने वाले टायर। तो एक तो यहाँ पे सीएट के टायर यूज़ हो रहे हैं, जो कि सीएट कंपनी ने स्पेशली इसी बाइक के लिए डेवलप किए हुए हैं। फ्रंट के जो टायर हैं ये आपके 120 mm के हैं, मतलब आप समझ सकते हो 120 की प्रोफाइल आपको फ्रंट में मिल रही है। इससे पहले 120 की जो प्रोफाइल थी वो आपको अगर खरीदनी होती थी तो आपको मतलब 650 के सेगमेंट में जाना होगा। जो आपकी लाइटर सुपर स्पोर्ट्स वाली बाइक्स होती थी वहाँ पे आपको मिलती थी। 400 के सेगमेंट में आपको मैक्सिमम जो मिलते थे वो 110 सेगमेंट के टायर मिलते थे या फिर 100 सेगमेंट के। तो यहाँ पे आपको 120 सेगमेंट के टायर मिल रहे हैं। फ्रंट में आपको जो अलॉय व्हील है वो आपको 17 इंच का मिल रहा है। इसके अलावा अगर इधर मैं आपको ले चलूँगा तो यहाँ पे आप देखो ये जो इसका फ्रंट का डिस्क है इसको थोड़ा सा रिड्यूस किया गया। अगर आप हिमालयन देखोगे जो सेम इंजन के साथ आती है तो वहाँ पे 320 mm का डिस्क यूज़ हो रहा था, यहाँ पे 10 mm रिड्यूस कर दिया गया है और यहाँ पे आपका 310 mm का डिस्क यूज़ होता है। डिस्क के जो कैलिपर हैं ये आप देख पा रहे हो बाइब्रे के यूज़ हो रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी आपको बाइट मिलने वाली है। यहाँ पे बाइब्रे की ब्रांचिंग है। मुझे लगता है कि सबसे अच्छे जो डिस्क कैलिपर होता है अभी तक जो मार्केट में सबसे ज़्यादा तो वेल नोन कंपनी है वो आपका बाइब्रे ही है। इसके अलावा यहाँ पे जो फ्रंट सस्पेंशन है ये आपके टेलीस्कोपिक आते हैं, बट यहाँ पे ये कवर दे रखा हुआ है तो उतनी जल्दी ख़राब नहीं होने वाले। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये कवर बहुत मस्त होता है, वरना आपका धूल वूल से जो सस्पेंशन होते हैं ये ख़राब होने लग जाते हैं। यहाँ पे USD सस्पेंशन दिए जा सकते थे, हिमालयन में USD सस्पेंशन आते थे, बट इन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग की है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए। बट स्टिल चला के देखेंगे कि ये परफॉर्म कैसा करते हैं। अब आपको ले चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ये एक चीज़ है जिससे मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिसपॉइंटेड हूँ। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की आप पूरी की पूरी सेगमेंट उठा लोगे, चाहे आप GT में चले जाओ, चाहे आप सुपर मिटियोर में चले जाओ, चाहे आप जो आपकी हंटर आती है उसमें चले जाओ, ये सेम हेडलाइट आपको देखने को मिलती है। और इसका जो थ्रो है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस हेडलाइट। यहाँ पे LED लाइट्स में इनको सुधार करने की ज़रूरत थी, थोड़े से बेटर LED लाइट्स दिए जा सकते थे, बट स्टिल उन्होंने वही ओल्ड LED लाइट चिपका दी। तो इसको कहीं ना कहीं से रिप्लेस करने की ज़रूरत है। ये आपको सफिशियंट जो लाइट होती है वो रात में नहीं दे पाती, बट स्टिल LED लाइट आपको मिल रही है। इवन जो इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको LED मिल रहे हैं। और ऊपर की तरफ अगर मैं आपको ले चलता हूँ तो यहाँ पे ये आप इसका हैंडल बार है, आप देख लो ये पूरा ट्यूबलर हैंडल बार आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड में देखोगे तो रॉयल एनफील्ड का ये जो नया नॉब वाला सिस्टम आपका है, ये आपका पास का हो गया, ये आपका लो बीम हो गया, ये आपका हाई बीम हो गया। इसके नीचे ये आपका इंडिकेटर हो गया। उसके नीचे यहाँ पे आप देखोगे
तो ये आपका हॉर्न का है। और यहाँ पे ये छोटी सी घुंडी दे रखी है, इससे आप इसका जो मीटर है उसको नेविगेट कर सकते हो। मीटर की बात हो रही है तो मैं आपको मीटर की तरफ ले चलता हूँ। एक बार इस मीटर को मैं ऑन करके दिखा देता हूँ कैसा आपको लग रहा है। तो ये आपका मीटर हो गया, गोरिल्ला लिखा हुआ भाई यहाँ पे आ रहा है। पूरा का पूरा डिजिटल मीटर है, पूरा का पूरा कलर मीटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आपका यहाँ आरपीएम मीटर दे रखा है, यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर दे रखा है, इसके नीचे यहाँ पे ओडोमीटर दे रखा है, यहाँ पे छोटे मोटे ब्लिंकर्स दे रखे हैं, इसी में छोटा सा फ्यूल गेज दे रखा है। इसके अलावा ये जो घुंडी है, इससे अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो ये देखो सेटिंग आ गई, अपीयरेंस आ गई, ट्रिप परफॉर्मेंस आ गई, माई व्हीकल आ गई, सिस्टम आ गई, इन्फॉर्मेशन आ गई, फेवरेट्स आ गई, ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो। टर्न बाय टर्न नेविगेशन तो आपको मिलता है। इन केस आपके पास रॉयल एनफील्ड का ऐप है तो पूरा का पूरा जो आपका गूगल मैप होता है वो इस पर आपका दिख जाता है। जैसे मोबाइल पे आप गूगल मैप देखते हो ना, सेम आपका मीटर में दिखाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी है, मुझे लगता नहीं इंडिया में अभी कोई ऐसी बाइक है जिसमें ये फीचर अवेलेबल हो, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब आपको ले चलता हूँ राइट हैंड साइड की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप चलोगे तो यहाँ पे भी सेम स्टार्ट करने के लिए नॉब वाला सिस्टम दे रखा है। इंजन किल स्विच है, इग्निशन ऑन, ये आपका सेल्फ स्टार्ट है। अब बाइक अगर स्टार्ट हो ही गई है तो भाई पीछे की तरफ आपको ले चलते हैं और एक बार इसका एग्जॉस्ट नोट आपको सुना देते हैं। तो यहाँ पे ये छोटा सा एग्जॉस्ट नोट है और देख लो आप, तो भाई जैसा आपकी हिमालयन साउंड करती थी ऑलमोस्ट वैसा ही साउंड कर रही है। कोई नया साउंड नहीं है, बट साउंड आपका अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा बटन दे रखा है, तो ये आपका है मोड के लिए। तो भाई अब आप सोच रहे हो मोड कहाँ से आ गया, तो भाई यहाँ पे आपको मिलती है राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी, मतलब यहाँ पे कोई केबल नहीं है। और ये मोड का जो बटन है इससे आप राइडिंग मोड में जा सकते हो। तो ये देखो राइडिंग मोड है, और ये इको है, और ये परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे दो राइडिंग आपको मोड मिलते हैं, एक आपको इको मिलता है, एक परफॉर्मेंस मिलता है। अगर आपको सिटी में चलानी है, ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है, तो आप इको मोड चलाओगे, अच्छा खासा माइलेज मिलने वाला है। अगर आपको पावर चाहिए, ऑफ रोडिंग कर रहे हो, कहीं पे आप टूर कर रहे हो, दोस्तों के साथ आपको हाईवे पे भगाना है, तो वहाँ पे आप परफॉर्मेंस मोड यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए कर पाए क्योंकि राइड बाय वायर दे रखा है, फिजिकल केबल नहीं दे रखा है, तो सेंसर के थ्रू काम हो रहा है। तो वहाँ पे ये लोग मोड्स जो है उसमें पावर का जो आउटपुट है उसमें ईजिली चेंज कर सकते हैं। अब ले चलते हैं पेट्रोल टैंक की तरफ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ज़्यादा डिसपॉइंटेड हुआ। यहाँ पे आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 11 लीटर का पेट्रोल टैंक। मतलब कैन यू बिलीव मी कि 450 सीसी की बाइक है, मुझे नहीं लगता माइलेज इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। 400 सीसी की ऊपर की जो बाइक्स हैं, जो परफॉर्मेंस बाइक्स होती हैं, उसमें आपका 30 से कम ही माइलेज मिलने वाला है। वहाँ पे आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 11 लीटर का पेट्रोल टैंक। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो रेंज है वो काफ़ी कम होने वाली है। इस पेट्रोल टैंक को थोड़ा सा साइज़ बढ़ाना चाहिए था, ऑलमोस्ट 13 लीटर या 14 लीटर के आसपास तो आपको मिलना ही चाहिए था। इसके अलावा पीछे की तरफ ये आपकी सीट है, और यहाँ पे आपको एक सिंगल सीट देखने को मिल जाती है, बट काफ़ी ज़्यादा वाइड है। आगे से नैरो है, पीछे से नैरो है, बीच से वाइड है। तो आपका जो राइडर है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली है। एक बार मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ, डबल स्टैंड पे गाड़ी लगी है, उतार के भी दिखा देता हूँ। तो बाइक मैंने स्टैंड से उतार दी है। तो जो सीट हाइट है वो आपकी 780 mm है, मेरी हाइट आपकी 6.2 है। तो आप देख लो मेरे साथ ये बाइक कैसी दिख रही है। और 780 mm के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी हाइट 5'5" है तब भी आपके लिए बाइक इजीली मैनेजेबल होगी। बाइक का वेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 185 किलोग्राम है। तो रॉयल एनफील्ड की बाइक से अगर आप कंपेयर करोगे तो काफ़ी कम है। इवन जो क्लासिक होती है वो भी आपकी 196 किलोग्राम के आसपास होती है, तो उससे भी ज़्यादा हल्की बनी हुई है बाइक। और लोअर सीट हाइट की वजह से इसको मैनेज करना और ज़्यादा आसान हो जाता है। सीट्स अच्छी, ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं वाली। हाँ, पिलियन के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि पिलियन के लिए थोड़ी सी जगह कम दे रखी है, बट स्टिल रॉयल एनफील्ड अपनी सीट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करता रहता है। यहाँ पे आपको मुझे लगता है कि उनकी तरफ से जल्दी एक्सेसरीज आपके मिल जाएगी। यहाँ पे टूरिंग सीट मिल जाएगी जो हो सकता है पिलियन के भी लिए और ज़्यादा कंफर्टेबल हो। इसके अलावा पीछे की साइड आप देखोगे तो यहाँ पे ये आपके ग्रैब हैंडल्स हैं, इनको आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी हैं, पिलियन ईजिली इसको पकड़ सकता है। इनकेस आप लगेज बांधते हो तो उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत स्पेस दे रखा है। तो कहीं ना कहीं बाइक्स जो रॉयल एनफील्ड की होती है वो काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेबल होती हैं, प्लेन कैनवस की तरह होती है। इसमें बहुत सारी एक्सेसरीज आप इजीली फिट कर सकते हो। यहाँ पीछे की तरफ ये टेल टाइडी है, और सेम यहाँ पे पीछे अगर आप देखोगे तो कोई भी आपकी बैकलाइट नहीं है। ये जो इसके इंडिकेटर्स हैं यही बैकलाइट की तरह काम करता है। अगर इसको मैं ऑन कर दूंगा तो ये आपके जल रहे हैं। और उसके अलावा अगर मैं इसके जो ब्रेक है वो आपको दबाता हूँ तो ये देखो, जैसे ब्रेक दबाएंगे तो ये इंडिकेटर आपके जलेंगे। तो ये इंडिकेटर ही बैकलाइट की तरह काम करते हैं। इनकेस अगर मैं इंडिकेटर दूंगा तो देखो ये इसके अंदर की लाइट जलने लग जाएगी, यहाँ पे अंदर की लाइट जलने लग जाएगी। साथ में यहाँ पे हज़ार्ड लाइट भी अवेलेबल है। तो छोटी मोटी चीज़ों का भाई ध्यान रखा जा रहा है।
अब यहाँ पीछे की तरफ आ ही गए हैं तो भाई ले चलते हैं पीछे की टायर की तरफ। तो भाई आगे का टायर जो था वो आपका 120 का था, तो भाई पीछे का कैसे पतला हो सकता है। पीछे का टायर जो है आपका है वो 160 प्रोफाइल का है, वो भी सेम सीएट का है। और यहाँ पे देखा आपका एक्सेल RAD स्टील, तो सीएट के टायर्स हैं, बट पीछे वाले जो टायर है वो आपके रेडियल है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 160/60 R17, तो ये जो आपका R लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है कि आपके रेडियल टायर है पीछे वाले, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और काफ़ी ज़्यादा वाइड टायर है भाई 160 सेगमेंट के। यहाँ पीछे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक भी दे रखी है, डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी ये लोगो लगा हुआ है, यानी कि पीछे के जो आपके डिस्क कैलिपर है वो भी आपके वाइब्रे कंपनी के हैं, तो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। साथ में आपकी चैन ड्राइव है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाती है 169 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। यहाँ पे इंजन का पीछे नीचे प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्लेट दे रखी हुई है, तो इसकी वजह से नीचे थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम आती भी है, ईंटे वीटे से लड़ते भी हैं, तो इंजन में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और 169 mm की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस होती है। मेरे हिसाब से 160 के ऊपर अगर आपके पास ग्राउंड क्लियरेंस अवेलेबल है बाइक में, तो इंडिया में आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और मुझे लगता है और ऐसी कोई चीज़ अभी छूटी नहीं है। पीछे के सस्पेंशन में छोड़ रहा था, तो यहाँ पे आपको लिंक टाइप मोनो सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, और ये एडजस्टेबल भी है। यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब है यहाँ पे 7 खांचे बने हुए हैं, तो ये आपके 7 स्टेप एडजस्टेबल हैं। तो इसका जो प्रीलोड है वो 7 स्टेप में आप एडजस्ट कर सकते हो, इसको सॉफ्ट कर सकते हो, थोड़ा सा हार्ड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। ये आपका पीछे का फुटरेस्ट है, ये अलग से निकला हुआ है, प्रोटेक्ट करते हुए आ रहा है। ये आपका स्विंग आर्म्स है, और ये आपका स्टील टाइप में दिया गया है। यहाँ पे जो इसका बॉडी फ्रेम है वो आपको देखने को मिल जाता है सेम हिमालयन वाला, जो आपका स्टील का ट्यूबलर डायमंड फ्रेम होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये मोटर बाइक आपको कैसी लगी। लुक वाइज मेरे को थोड़ी पसंद आई है, अच्छा खासा लुक है। प्रॉपर जो रोस्टर बाइक जैसी होनी चाहिए वैसी आपको ये दिखती है। परफॉर्मेंस वाइज इंजन है ऑलरेडी मैं चला चुका हूँ। रॉयल एनफील्ड की जो हिमालयन लॉन्च हुई थी सेम इंजन है, तो वो इंजन ऑलरेडी मैं चला चुका हूँ। अच्छा खासा पंची इंजन है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ राइड बाय वायर भी आपको मिल गया, तो रिस्पॉन्स और ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो एक बार चलते हैं, इसको राइड पर लेके चलते हैं और एक बार चला के देखते हैं ये बाइक चलाने में कैसी है। तो भाई राइड रिव्यू करने वाले हैं, और जैसा कि आपको पता है प्रोटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। राइडिंग गियर्स पहन के सारे काम करें। आई एम इनटू बाइक से रिलेटेड, तो ग्लव्स पहन चुका हूँ मैं, और सामने खड़ी है गोरिल्ला। भाई बार बार हंटर की वाइब्स दे रही है, ऐसा लग रहा है हंटर को ऐसे खींच दिया गया है, बट स्टिल डिफरेंट भी है, ज़्यादा बड़ी लगती है। टायर्स चौड़े हैं, और ऑन कर दिया मैंने। ये देखो गोरिल्ला लिखा हुआ आता है, और ये आ चुकी है। सबसे पहले चीज़ जो मुझे फील हो रही है कि जब इसको रेव करो ना भाई, 5,500-6 हज़ार RPM पे जाके थोड़ा वाइब्रेट करना स्टार्ट होती है, और ओ भाई 8,000 RPM तक हिट कर रही है भाई साहब। ओहो भाई तगड़ा पंच बहुत अच्छा है, और इसका वो भी अच्छा काम कर रहा है, जो इसका राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी है वो भी अच्छा काम कर रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्रिस्प है। एक बार भगा के देखते हैं। हैंडल अच्छा है, स्टैंड अच्छा है भाई। ओहो भाई पंच ये थर्ड गियर भाई 103। साढ़े 8,000 RPM। हो चौथे गियर पे 120। ब्रेकिंग भी अच्छी है, काफ़ी अच्छे ब्रेक्स हैं इसके भाई। जायज़ सी बात है, डिस्क प्लेट जो है वो भी अच्छी खासी बड़ी लगी है, 310 आगे, और वाइब्रे के ब्रेक्स यूज़ हो रहे हैं। जो ब्रेक कैलिपर्स हैं वो सब वाइब्रे के हैं, आगे भी पीछे भी, तो ब्रेकिंग अच्छी होने वाली है। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ट्रैक्टेबिलिटी रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में, कि देखो 5वें गियर में अब 50-55 पे चल रही है, और इसी 5वें गियर पे आपकी 140 पे भी जा रही है। आप समझ रहे हो ना इंजन कितना ज़्यादा ट्रैक्टेबल है।
आपको ज़्यादा गियर शिफ्ट नहीं करनी पड़ेगी, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है भाई। बाकी वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं है। हैंडलिंग मैं ये कहूँगा कि इसकी बहुत अच्छी नहीं है। मतलब अगर आप किसी स्पोर्ट्स बाइक से कंपेयर करोगे, जैसे NS हो गई, ड्यूक हो गई, तो आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते हो कि हैंडल थोड़े ज़्यादा अपराइट हैं, थोड़े से ज़्यादा वाइड हैं और हल्के हैं, तो इसकी वजह से हैंडलिंग उतनी बेटर आप नहीं बोल सकते, बट स्टिल काफ़ी है। अगर आप एक रोस्टर से कंपेयर करोगे, जैसे इंटरसेप्टर हो गई आपकी, या फिर SD की रोस्टर हो गई, मैवरिक हो गई, इन सब से, तो हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है। हॉर्न भी ठीक है इसका भाई, सीट्स कंफर्टेबल हैं, राइडिंग पोस्चर अच्छा बन रहा है आपका। और क्लच भाई, रॉयल एनफील्ड के क्लच भाई कब नॉर्मल होंगे। क्लच यार उतने ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना, लाइट वेट नहीं है। जैसे नॉर्मल रॉयल एनफील्ड के क्लच होते हैं वैसे ही हैं, बहुत ज़्यादा लाइट वेट नहीं है। तो यार एक ये चीज़ है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स अच्छा है और टैंक का भी शेप अच्छा है। पैर इस पे आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह नहीं आ रहे, माइट भी मेरी हाइट ज़्यादा है उसकी वजह से ये जो पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है ऐसे, मतलब टैंक से ज़्यादा पैर चिपक नहीं रहे। बट जाहिर सी बात है, आप इसको बहुत ज़्यादा लीन नहीं कराओगे, चौड़े टायर हैं स्टिल फिर भी, तो वो सारी चीज़ें हैं। बट बाकी सस्पेंशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देखो आप ये। तो ओवरऑल यार बाइक मुझे ठीक लग रही है चलाने में। और एक चीज़ बहुत अच्छी है कि भाई ये देखो भाई, ओहो भाई क्या खींचती है भाई, ऑलमोस्ट 9000 RPM तक जा रही है, ऑलमोस्ट 9000 RPM तक, आप समझ रहे हो ना। तो मज़ा आ रही है चलाने में। शीशे काफ़ी ज़्यादा एवरेज दे रखे हैं यार। कुछ चीज़ें रॉयल एनफील्ड बहुत अच्छी कर देती है और कुछ चीज़ें भाई मुझे लगता है कि भाई क्यों, ऐसा क्यों। जैसे हेडलाइट की मैं बात कर रहा था भाई, क्यों LED हेडलाइट देनी है, कोई ढंग की दीजिए जिसके एटलीस्ट थ्रो अच्छा हो। शीशे आप देखो कितने ज़्यादा एवरेज से शीशे हैं भाई, इस बाइक पे बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे। बट कोई नहीं, आफ्टर मार्केट शीशे वो लोग देते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें हैं। सस्पेंशन अच्छा काम कर रहा है, ब्रेक्स अच्छे काम कर रहे हैं और सीट्स कंफर्टेबल हैं। वाइब्रेशंस इन चेक हैं, ज़ीरो वाइब्रेशंस नहीं बोलूँगा मैं, बट स्टिल इन चेक हैं। 6 साढ़े 6 7 हज़ार RPM तक बिल्कुल पता नहीं चलते वाइब्रेशन। उसके बाद जो वाइब्स आती हैं थोड़ी बहुत, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हैं, बट मेरे ख्याल से अच्छा है। तो ये था आपका राइड रिव्यू और बाकी ले चलते हैं आपको फिर से कैमरे के सामने। तो भाई राइड ख़त्म हो चुकी है और अब बात कर लेते हैं कंक्लूज़न की। तो कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अच्छे पॉइंट्स की। तो बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, वाइब्रेशंस उतने ज़्यादा फील नहीं होते, हैंडल अच्छा खासा वाइड है, बाइक पे जो आपकी स्टैंस है वो काफ़ी अच्छी बनती है, फुट पैड्स जो हैं वो अच्छे खासे चौड़े हैं। तो प्रॉपर आपको रोड बाइक का एक कहते हैं ना डुअल पर्पस बाइक होती है, आप उसको हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हो, रोड पे भी यूज़ कर सकते हो, टूरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो थी अच्छी थी। इंजन जो है वो काफ़ी बैलेंस्ड है, पंच काफ़ी अच्छा है, पावर काफ़ी अच्छी डिलीवर करता है, साथ में गियर शिफ्टिंग जो है वो भी अच्छी खासी स्मूथ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इस बाइक की पॉजिटिव पॉइंट्स है। अब बात कर लेते हैं बाइक्स के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स मुझे लगा वो लगा इसकी ओवरऑल जो लुक है। कहीं ना कहीं अगर आप दूर से देखोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत हंटर से रिजेंबल करेगी। मुझे लग रहा था एक नई बाइक है तो थोड़े से इसको लुक को और ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करके दिखाते तो और ज़्यादा अच्छा होता। बट स्टिल लुक्स आपका मतलब एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है, कुछ लोगों को बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी लग सकती है, कुछ लोगों को थोड़ी सी एवरेज लग सकती है। तो दूसरी चीज़ है वो आपकी है इसका पेट्रोल टैंक, काफ़ी ज़्यादा छोटा पेट्रोल टैंक है और मुझे लगता है कि एज अ डुअल पर्पस जिसको आप रॉयल एनफील्ड की बाइक आप इजीली यूज़ करना चाहोगे कि ट्रैवल के लिए यूज़ कर सके, तो वहाँ पे पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जिस कैपेसिटी का इंजन है, जिस हिसाब से इसका जो माइलेज मिलने वाला है, उस हिसाब से 11 लीटर का पेट्रोल टैंक कहीं ना कहीं थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा। तीसरी चीज़ जो मुझे इस बाइक में थोड़ी सी एवरेज लगी वो तो इसके फ्रंट के सस्पेंशन। मुझे लगता है हिमालयन में अगर आप USD सस्पेंशन दे सकते हो तो यहाँ पे भी आपको USD सस्पेंशन देने चाहिए थे। वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग कर दी गई है, USD सस्पेंशन मिल जाते तो कहीं ना कहीं ये हंटर से और ज़्यादा डिफरेंशिएट हो जाती, आगे से जो बाइक है और ज़्यादा बल्कि दिखती, क्योंकि फ्रंट और पीछे के जो टायर है दोनों काफ़ी ज़्यादा वाइड हैं और काफ़ी अच्छे दिखते हैं। बट सस्पेंशन जो फ्रंट का है वो आपका टेलीस्कोपिक है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं लुक में थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है।
तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी ऑल जो चीज़ें हैं वो मुझे बाइक में बहुत ज़्यादा पसंद आई। ओवरऑल जो इसकी राइड है मैंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया और इसका मीटर भी काफ़ी मुझे बेटर लगा, स्पेशली जो सारे फीचर्स में दे रहे हैं। इसकी जो मीटर का जो मतलब एक होता है व्यू होता है वो भी काफ़ी अच्छा था और सनलाइट में भी अच्छा सा क्लियर दिख रहा था। बाकी जो इसके कनेक्टिविटी वाले फीचर्स हैं, इसके अलावा जो मैप इसमें रिजेंबल कर सकते हो, वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। तो ओवरऑल मैं बाइक से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा इस बाइक में आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ें खराब लगी। बाकी इन केस कोई क्वेश्चन है बाइक को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी इसका मैं जल्दी बहुत सारे ब्लॉग लाने वाला हूँ, ड्रैग रेसेस लाने वाला हूँ और कंपेयर वीडियो भी लाने वाला हूँ जो सेम सेगमेंट की बाइक्स हैं, क्योंकि इंडिया मार्केट में इस समय 400 सीसी के सेगमेंट में बहुत सारी बाइकें लॉन्च हो चुकी है। तो इसी के साथ ये ब्लॉग इन करते हैं। सोशल मीडिया हैंडल मेरा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। I am Solo Traveler। इसी के साथ राइड हार्ड राइड सेफ। दिस इज राम सोल्टर साइनिंग ऑफ। कीप बीइंग ऑसम।